आज देखेगा एग्जाम्पल नंबर 7 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूज कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है टू शो दैट द स्टडी स्टेट टेम्परेचर। रिप्रेजेंट करना है किसी स्टडी स्टेट टेम्परेचर को। स्टडी स्टेट टेम्परेचर क्या है? अगर टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तो वो स्टडी स्टेट टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा। इन सेमी इनफाइनाइट सॉलिड, जो सॉलिड है वो सेमी इनफाइनाइट है। कंडीशन दे रखी है y ग्रेटर देन 0, तो यानी कि y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑन द सरफेस y इक्वल टू 0 इज केप्ट एट यूनिटी ओवर द स्टेट मोड x लेस देन a। अब यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में टाइम का तो कोई रोल नहीं है। अब ये ले लीजिएगा, लेट टेम्परेचर इज u x, y। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो टेम्परेचर है वो u x, y से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे पहले जो आपका फंक्शन चल रहा था वो x, t का चल रहा था, यहाँ फंक्शन u जो है टेम्परेचर वो x, y पर डिपेंड करता है। स्टडी स्टेट टेम्परेचर है तो टाइम का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ दो वेरिएबल है, वेयर माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट होगा, और y के लिए देखिएगा कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन y लेस देन इनफाइनाइट। ये आपकी x और y की कंडीशन अप्लाई हो गई है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी, और y की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पढ़िएगा, when the temperature on the surface y is equal to 0, यानी कि जब सरफेस y is equal to 0 पर जाते हैं, is kept at unity। अब जो टेम्परेचर है वो यूनिटी यानी कि 1 है ओवर द स्टेट, और कहाँ तक 1 है? मोड x लेस देन a। जब मोड x की वैल्यू जो है वो a से छोटी है तो आपका टेम्परेचर जो है वो 1 होगा, एंड एट 0 आउटसाइड द स्टेट, और स्टेट के बाहर जो है वो टेम्परेचर जो है आपका 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन लगा देते हैं हम, गिवन दैट। अब यहाँ पर देखिएगा जो टेम्परेचर दिया गया है वो टेम्परेचर दिया गया है y इक्वल टू 0 पर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर जो दिया गया है y इक्वल टू 0 पर दिया गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर को डिनोट किया गया है u x, y से। तो आप लिखने वाले हैं गिवन दैट u x, 0। यहाँ पर दो वैल्यू लेंगे। यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर यूनिटी है, टेम्परेचर की वैल्यू 1 दी गई है, और कंडीशन देखिएगा मोड x लेस देन a है, तो इसके लिए कंडीशन बन जाएगी फॉर मोड x ग्रेटर देन a। सॉरी, यहाँ कंडीशन बन जाएगी मोड x लेस देन a, यानी कि जब आप टेम्परेचर लेने जाएंगे y इक्वल टू 0 पर, तो वहाँ पर मोड x लेस देन a के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 1 होगा, और आगे लिखा हुआ है एंड 0 आउटसाइड द स्टेट, और इस स्टेट के अगर बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0 फॉर। इसके लिए कंडीशन बन जाएगी मोड x ग्रेटर देन इक्वल a। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई है। जैसे कि पीछे एग्जाम्पल्स जो थे उसमें t इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू मिल रही थी, t इक्वल टू 0 पर जो आपकी वैल्यू मिल रही थी वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए काम आ रही थी। तो इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पर जो मिली हुई है y इक्वल टू 0 पर, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए काम आएगी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये फिजिक्स की प्रॉब्लम है। अब ये कंडीशन हमें मिली हुई है, और एंड आउटसाइड द जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है 1/π tan इनवर्स a प्लस x/π प्लस tan इनवर्स a माइनस x/y। इट इज गिवन दैट, और ये फार्मूला आपको दिया गया है 0 to infinite e to the power minus cx into x to the power minus x to the power minus 1 sin dx dx is equal to tan inverse b upon c दिया गया है। ये वाला फार्मूला इसमें सबसे लास्ट में लगेगा, जब इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी इन्वर्जन फार्मूला लगाने जाएंगे। आप देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, द स्टडी टेम्परेचर होता क्या है। अब यहाँ पर फिजिक्स का रूल हमें लगाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर स्टडी स्टेट में होता है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बीएससी पार्टन के अकॉर्डिंग, और वो लाप्लास इक्वेशन दो वेरिएबल में होगी, x में और y में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है वो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिजिक्स की प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है यहाँ पर। तो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टडी स्टेट, जब इसकी स्टडी स्टेट पोजीशन होती है तो उसमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टेडी स्टेट लैप्लास की इक्वेशन है, इसे टेम्परेचर सेटिस्फाई करता है। और हमसे कहा गया है, देखिएगा, यूज कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ले लेते हैं टेक कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पर आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, cos px dx हो जाएगा। प्लस ध्यान से देखिएगा, यहाँ x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन भी जो है वो x के रेस्पेक्ट में है। तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पर देखिएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है। जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने जाएंगे तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, तो y आपके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिएगा डेल टू यू सी बार अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y इस तरह से ट्रीट हो रहा है जैसे कि पीछे एग्जाम्पल में टाइम t ट्रीट हो रहा था। तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर ये तो आप अलग रख दीजिएगा, डेल है, वेरिएबल दूसरा नहीं बचेगा, तो इसे चेंज कर दीजिएगा d2 बार अपॉन dy स्क्वायर प्लस। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा। फर्स्ट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगाइएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और लिमिट हो जाती है हमारी 0 टू इनफाइनाइट। फार्मूले का माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिएगा, ये आ जाएगा माइनस का p साइन px, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स dx, और इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 0 पर चाहिए और इनफाइनाइट पर चाहिए, सही है ना, 0 पर चाहिए, इनफाइनाइट पर चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर मिला हुआ है उस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो u की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। अब यहाँ x इक्वल टू 0 इस वाले हिस्से में लाई करेगा और x इक्वल टू इनफाइनाइट इस वाले हिस्से में लाई करेगा, तो कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0 कॉमा x टेंड्स टू इनफाइनाइट। दोनों पर वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी, तो ये टर्म आपकी हट जाती है। तो आपका बन जाता है d2 uc बार अपॉन dv स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस p हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब आपको हो जाता है साइन px इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स dx इज इक्वल टू 0। आप अगेन दोबारा जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने जा रहे हैं, तो ये हो जाता है d2 uc बार अपॉन dy स्क्वायर हो जाता है प्लस p। यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाता है u साइन px, लिमिट हो जाती है 0 से इनफाइनाइट हो जाती है। यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट आपकी लिमिट हो जाएगी, और फिर फार्मूले का माइनस आएगा, p एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p cos ps, सेकंड का इंटीग्रेशन u dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कंडीशन देखिएगा, जब आप 0 रखने जाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन जब आप इनफाइनाइट रखने जाएंगे तो आपको u की वैल्यू तब चाहिए, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब यहाँ देखिएगा इस वाले हिस्से में, यहाँ पर मोड x ग्रेटर देन इक्वल a है, तो a से आगे जितनी भी वैल्यू होगी या माइनस a से पीछे जितनी भी वैल्यू होगी वहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टर्म भी आपकी चली जाएगी, u टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ u टेंड्स टू 0 हो जाता है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और साइन 0 पर वैल्यू 0 हो जाती है, तो सीधे सीधे आपका बन जाता है d2 uc बार अपॉन dy स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, सॉरी यहाँ माइनस ऐसा कैसे ही रहेगा, और यहाँ p स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ बचा हुआ है u cos px, ये आपकी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हो जाता है uc बार इक्वल टू 0, यहाँ uc बार इक्वल टू 0 हो जाता है। अब आप इस समय चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे uc बार इक्वल टू 0, कैपिटल D का मतलब होगा यहाँ पर d अपॉन dy। अब यहाँ जो कैपिटल D है वो स्टैंड्स करेगा d अपॉन dy के लिए। अब d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अब ये बन जाता है एक्सिलरी इक्वेशन इज, ये एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस p। राइट हैंड साइड में 0 पड़ा है तो pi तो आएगा नहीं, तो ऐसे केस में CF ये आंसर हो जाएगा। दो आपके रूट हैं, एक प्लस का p है, एक माइनस का p है, तो c1 e की पावर py प्लस c2 e की पावर माइनस py। तो सॉल्यूशन बनने वाला है आपका uc बार की वैल्यू बन रही है, तो आपको बनेगा uc बार, x की जगह नोटेशन में ध्यान दीजिएगा, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ uc बार py इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर py प्लस c2 e टू दी पावर माइनस py। अब यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर एक कंडीशन मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यू सी बार पी वाई। ये फिजिकल प्रॉब्लम है, ये जो एप्लीकेशन है फिजिकल प्रॉब्लम का है। इस प्रॉब्लम में हम टेम्परेचर निकालने जा रहे हैं। टेम्परेचर देखेगा फाइनाइट क्वांटिटी होती है। अब यहाँ देखिएगा यू सी पी बार की वैल्यू है ई टू दी पावर प्लस पी वाई भी है और ई टू दी पावर माइनस पी वाई भी है। अगर यहाँ कोई कंडीशन वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देता है तो ई टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, तो आपका टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन फिजिकली आप जानते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, टेम्परेचर एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा शर्त लगाने वाले हैं, यहाँ पर सिंस यू सी बार इज फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी सो C1 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में नोट लिख दिया है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अपने पास से लिया जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर फाइनाइट क्वांटिटी है, तो उसका जब कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाएगा तो वो भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। तो यानी कि यू सी बार का आंसर आपके किसी भी पोजीशन में इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ही पावर में अगर कोई पी की वाई की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देता है तो आंसर इनफाइनाइट में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई करने वाला जो कांस्टेंट C1 है, जो मल्टीप्लाई करने वाला कांस्टेंट C1 है, अगर वो 0 होगा तो ये टर्म आपकी नहीं आएगी। अब यहाँ से ये हट जाता है। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है यू सी बार पी कॉमा वाई इक्वल टू C2 ई टू दी पावर माइनस पी वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब मुझे ज़रूरत है आर्बिट्ररी कांस्टेंट C2 निकालने की। अब C2 निकालने चलते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल कर रहे थे तो सिखाया गया था कि t इक्वल टू 0 पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर t है ही नहीं, टाइम नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट y काम कर रहा है। आप इसमें डाल दीजिएगा पुट y इक्वल टू 0। जब आप इसमें y इक्वल टू 0 डालते हैं तो C2 इक्वल टू हो जाता है यू सी बार p कॉमा 0। ये वैल्यू हो जाती है C2। अब यू सी बार का फार्मूला खोल दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाता है 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा यू एक्स कॉमा 0 कॉस पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा C2 इक्वल टू लिमिट में तोड़ दीजिएगा, यहाँ 0 से a चलिएगा, पहले 0 से a में टेम्परेचर की वैल्यू 1 है कॉस पी एक्स डी एक्स प्लस, फिर उसके बाद आपकी चलिएगा a से इनफाइनाइट। अब आप इस समय स्टेप से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ टेम्परेचर आपका 0 मिला हुआ था, 0 कॉस पी एक्स डी एक्स, ये वाली टर्म आपकी गायब हो जाती है। तो C2 इक्वल टू हो जाता है साइन पी एक्स अपॉन पी और लिमिट हो जाती है 0 टू a। साइन 0 पर 0 हो जाएगा तो C2 की वैल्यू आ जाएगी साइन ए पी अपॉन पी। देखिएगा C2 की वैल्यू आ चुकी है। इस C2 को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। अब पुट इन इक्वेशन 1। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। अब हमारे आंसर की जो है वो तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आंसर की तैयारी हो चुकी है। ये C2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा तो यहाँ पर हो जाता है यू सी बार पी कॉमा वाई इक्वल टू, ये हमारा बन जाता है साइन ए पी अपॉन पी इंटू ई टू दी पावर माइनस का पी वाई। लास्ट स्टेप को फॉलो करने चल रहे हैं। यू सी बार पी वाई की वैल्यू आ चुकी है, बाई कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला। अब यहाँ पर कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला आप लगा दीजिएगा तो आपका बन जाता है यू एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर 2 अपॉन पाई हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट, और आगे हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा वाई और यहाँ हो जाएगा कॉस पी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ पी के रेस्पेक्ट में होगा। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट। यू सी बार पी पाई की वैल्यू देख लीजिएगा, ये साइन ए पी अपॉन पी ई टू दी पावर माइनस पी वाई कॉस पी एक्स और डी टी। आप देखिए ये वाला 2 उठाइएगा और यहाँ उठाइएगा, साइन उठाइएगा और कॉस उठाइएगा। अब फार्मूला आप लगाइएगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फार्मूला आप अप्लाई करिएगा तो 1 अपॉन पाई बाहर हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस पी वाई। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस एक्स, साइन ए प्लस एक्स बाहर पी हो जाएगा और प्लस साइन ए माइनस एक्स बाहर पी, और ये इंटीग्रेशन डी पी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और इसे 2 पार्ट में बना लीजिएगा। तो ये हो जाता है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी वाई ई टू दी पावर माइनस 1 साइन ए प्लस एक्स पी डी पी प्लस दूसरा बन जाता है आपका 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी वाई ई टू दी पावर माइनस 1
साइन ए माइनस एक्स पी और ये डी पी, ये आपका फार्मूला बन जाता है। अब देखिएगा गिवन कंडीशन उठाने जा रहा हूँ मैं जो उसने हमें दे रखा है। गिवन दैट अब हमें वैल्यू मिली हुई है 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस का सी एफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 और साइन बी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिली हुई है tan इनवर्स बी अपॉन सी। ये आपको क्वेश्चन में सबसे शुरू में ही मिला हुआ है। अब इस वैल्यू को आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पर कांस्टेंट देखिएगा c है और b है, तो tan इनवर्स में b अपॉन c आ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट पहले आएगा, नीचे ये वाला आएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कांस्टेंट, इधर अगर कांस्टेंट देखेंगे तो आपको a प्लस एक्स मिलेगा और यहाँ कांस्टेंट देखेंगे तो आपको y मिलेगा। तो आपके टेम्परेचर की वैल्यू प्रूव होने जा रही है u x, y 1/पाई तो बाहर पड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट टर्म में हो जाता है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन वाई हो जाता है, दूसरे में हो जाता है tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन वाई। और इस तरह से आपके टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा आगे है इसमें एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक जो एप्लीकेशन थे वो इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थे, अब एप्लीकेशन फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के हो गए हैं। अब ये चैप्टर का हमारे लास्ट आ चुका है, ये 2 दिन में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 2 वीडियो और बनेगी नेक्स्ट। अब यहाँ देखिएगा डिटरमाइन ए फंक्शन बी एक्स वाई, एक फंक्शन निकालना है जो बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट होता है विच इज हार्मोनिक। जो फंक्शन दिया गया है वो हार्मोनिक फंक्शन है, बी हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन वो कहलाता है जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह से ये एग्जाम्पल होगा, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो स्टार्टिंग जो होगी वो लाप्लास इक्वेशन से ही ली जाएगी। अब देखिएगा कंडीशन इन ओपन स्क्वायर, और हार्मोनिक जो है वो इस ओपन स्क्वायर में 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई और 0 लेस देन पाई लेस देन पाई है। टेक से कांस्टेंट वैल्यू v नॉट, अब उसकी जो वैल्यू है वो v नॉट है ऑन द एज पाई इक्वल टू पाई वाली जो एज है उस पर कांस्टेंट की वैल्यू v नॉट है एंड वैनिशेस ऑन द अदर एज ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की जो बाकी साइड होंगी उन पर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे समझिएगा आंसर में, ये आपका एक स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, पाई एक्सिस हो गई, ये आपका एक स्क्वायर है। यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट पाई 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट पाई पाई हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 पाई। अब देखिएगा कंडीशन क्या दी गई है उसने, टेक से कांस्टेंट वैल्यू v नॉट ऑन द एज y इक्वल टू पाई की ये वाली एज है। यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो v नॉट है, यहाँ आप जाएंगे तो b की वैल्यू 0 है, यहाँ अगर आप जाएंगे तो b की वैल्यू 0 है, यहाँ भी अगर जाएंगे तो b की वैल्यू 0 है। सब जगह जो है b की वैल्यू 0 पड़ी हुई है, लेकिन y इक्वल टू पाई पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अब ये ले लेते हैं गिवन दैट v x, y is harmonic function, so it will satisfy Laplace equation। ये एक हार्मोनिक फंक्शन है तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये ले लेते हैं हम द बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस में देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी b की वैल्यू 0, यहाँ भी b की वैल्यू 0, यहाँ भी b की वैल्यू 0। अगर आप इस पर चलते हैं y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि y 0, y। यहाँ देखिएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यानी कि y एक्सिस, ये वाली वैल्यू हो गई है y 0, y इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा ये x एक्सिस है, तो यहाँ हो जाएगा y x, 0 इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी फंक्शन b से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी आपकी x इक्वल टू पाई की, तो यानी कि b x की जगह तो पाई हो जाएगा b पाई 0 इक्वल टू 0। अब चौथी वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर ऊपर वाली बाउंड्री पर y की वैल्यू पाई होगी, तो ये हो जाता है b x, पाई इक्वल टू b नॉट। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में सिखाया था कि x और t का फंक्शन था, t की जगह यहाँ पर वो वेरिएबल जो है वो y हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर कंडीशन गिवन है, तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जैसे कि वर्किंग रूल में सबसे शुरू में ही बताया गया था। आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले आप
अपना रूल लिखेगा कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि फंक्शन आपका हार्मोनिक है। अब चूंकि ये हो जाएगा डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो चुका है। ये लाप्लास इक्वेशन है। बी की वैल्यू मिली हुई है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले ध्यान रखिएगा, एक्स की जो लिमिट है वो भी 0 से पाई में जा रही है, वाई की लिमिट जो है वो भी 0 से पाई में जा रही है। अब हम फाइनाइट वर्ड कंपलसरी यूज करेंगे। ठीक, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन। आप फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन टी एक्स डी एक्स प्लस दूसरी वाली टर्म में डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में है तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे, डेल टू लिखेंगे, बी एस बार लिखेंगे और डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस डेल को आप डी में कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, डी टू बी एस बार अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स लगाइएगा फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जब होगा तो डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और साइन पी एक्स हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। अब यहाँ पर देखिएगा साइन में जब 0 डलेगा तो भी 0 होगा और साइन पी पाई होगा तो भी 0 होगा। तो पी ध्यान रखिएगा 1 2 3 डॉट डॉट पॉजिटिव इंटीजर है पी। अब ये फार्मूले का माइनस हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी कॉस पी एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये दोबारा आप अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो जाता है डी टू बी एस बार अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म तो सारी 0 में चली जाती है, यहाँ माइनस का भी हो जाता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा बी कॉस पी एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। फार्मूले का माइनस बाहर, फार्मूले का माइनस एक माइनस का पी बाहर से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। अब यहाँ दोबारा देखिएगा, यहाँ आ जाता है माइनस का पी साइन पी एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन जी डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन देख लीजिएगा, ये हो जाता है डी टू बी एस बार अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस का पी। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर एक्स की जो वैल्यू है वो पाई है, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर पाई है, यानी कि आपको बी की वैल्यू चाहिए जबकि एक्स इक्वल टू पाई है। यहाँ देखिएगा जब x की वैल्यू पाई ली गई है तो b की वैल्यू 0 है, तो यानी कि पहला इंटीग्रेशन पहली लिमिट रखने पर वैल्यू 0 आ जाती है। जब आप 0 रखते हैं तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन b की वैल्यू आपको चाहिए एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा a की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी ये आपका 0 हो जाता है टर्म, यहाँ माइनस का पी स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर साइन का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन तो बी एस बार इक्वल टू 0 हो जाता है, ये टर्म आपकी हट जाती है। तो आपका बन जाता है डी टू बी एस बार अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बी एस बार इक्वल टू 0। अब आप इसे इस तरह से लिख लीजिएगा डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बी एस बार इक्वल टू 0। अब यहाँ डी का मतलब होगा डी अपॉन डी वाई। अब आप चैप्टर नंबर 5 में एंटर कर चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब आप सीएफ की तैयारी करिएगा और एक्सिलरी इक्वेशन की तैयारी कीजिएगा। इधर का पोर्शन में रफ कर देता हूं। अब ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है। एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन में जब जाएंगे तो वो बनेगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस पी। एम की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस पी आ चुकी है। अब इसका सी एफ लिख लीजिएगा। अब आपका सॉल्यूशन बनेगा आपका बी एस बार एक्स की जगह तो पी आ जाएगा, दूसरा वेरिएबल वाई रहेगा, c1 e टू दी पावर dy प्लस c2 e टू दी पावर माइनस py, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे दो कांस्टेंट c1 और c2 चाहिए। देखिएगा दो वैल्यू मेरे पास है भी। यहाँ देखिएगा अब नहीं तो y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0। अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे मिलता है बी एस बार p, 0 इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 मिल चुका है मुझे। यहाँ इक्वेशन नंबर मेरी 2 आ गई है। अब देखिएगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो कांस्टेंट हमारे एक साथ बच रहे हैं। बी एस बार p, 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 है। ये बल्कि इसे इक्वेशन नंबर 2 में डालिएगा, इसे भी खोल दीजिएगा।
C1 प्लस C2 ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे खोल दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा और यहाँ p की जगह x आ जाएगा, वेरिएबल 0 और यहाँ हो जाएगा साइन px dx। अब यहाँ देखेगा bx0 साइन px dx है। अब यहाँ आपको वैल्यू bx, 0 की चाहिए। अब यहाँ देखेगा bx, 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये वाली वैल्यू आपकी हट जाएगी यहाँ से। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि bx0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलता है C2 इक्वल टू माइनस C1। आप इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा यूज़ कर दीजिएगा इसे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपकी वैल्यू बन जाती है पी एस बार पी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर पी वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस पी वाई, और बाहर आ जाता है C1। अब यहाँ पर आप BSc पार्ट 1 लगा दीजिएगा, हाइपरबोलिक बन जाता है। तो ये हो जाता है बी एस बार पी कॉमा पाई इक्वल टू बी एस बार पी वाई की वैल्यू बन जाती है बी एस बार पी वाई इक्वल टू, ये आप BSc पार्ट 1 यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक पी वाई इंटू C1। ये वैल्यू अब ये 2 भी है, C1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट होती है। लेट 2 C1 को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा C से, तो आपकी वैल्यू बन जाती है बी एस बार पी वाई इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक पी वाई। ये वैल्यू आपकी बन जाती है। ठीक है, अभी मैं कंडीशन ये रहने देता हूँ। देखिएगा इस कंडीशन की तो मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी, इस कंडीशन की मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिएगा अभी मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपनी C की वैल्यू चाहिए। ये बी एस बार पी वाई हो चुका है, ये इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ मैं 2। अब देखिएगा पहली बार आप कंडीशन कोई दूसरी यूज़ करने जा रहे हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इनफाइनाइट वाली चल रही थी, ये फाइनाइट वाली प्रॉब्लम है। अब ये कंडीशन अभी तक ऐसी है जो आपने यूज़ नहीं करी है। अब यहाँ देखिएगा b के आगे x, पाई है, जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो यहाँ b के ऊपर बी एस बार हो जाएगा, x की जगह p हो जाएगा, लेकिन y की जगह p है। अब ये कंडीशन आप अप्लाई करने जा रहे हैं। पुट y इक्वल टू पाई, अब इसमें y की जगह पाई डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाता है c साइन हाइपरबोलिक p पाई हो जाता है, हाइपरबोलिक p पाई हो जाता है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है बी एस बार पी कॉमा पाई। अब इसका साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आप खोल दीजिएगा, तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी एक्स कॉमा पाई साइन पी एक्स और डी एक्स। अब ये बी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आप बी नॉट डाल दीजिएगा, 0 टू पाई बी नॉट साइन पी एक्स डी एक्स। अब बी नॉट तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, साइन पी एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा बी नॉट माइनस कॉस पी एक्स अपॉन पी। लिमिट आपकी 0 से पाई हो जाती है, वैल्यू डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाता है बी नॉट और 0 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस पी पाई अपॉन पी। अब कॉस पी पाई है, अब ये हो जाता है आपका बी नॉट 1 माइनस 1 टू दी पावर पी अपॉन पी। यहाँ पर कॉस पी पाई की वैल्यू हम डाल चुके हैं। अब यहाँ से देखिएगा सी, इधर देखिएगा सी साइन हाइपरबोलिक पी वाई चल रहा था, इस वैल्यू को उठा करके इधर ले जाइएगा, तो ये हो जाता है आपका बी नॉट अपॉन पी हो जाएगा 1 माइनस 1 टू दी पावर पी, और यहाँ पर हो जाता है अपॉन में ही डिनोमिनेटर ही डाल देता हूँ इसे मैं, पी साइन हाइपरबोलिक पी पाई। ये हमारी वैल्यू आ गई है, कांस्टेंट सी की वैल्यू आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दीजिएगा, तो आपकी वैल्यू बन जाती है बी एस बार पी कॉमा वाई इक्वल टू सी की वैल्यू डाल दीजिएगा, ये बन जाता है बी नॉट 1 माइनस 1 टू दी पावर पी अपॉन पी साइन हाइपरबोलिक पी पाई, और यहाँ आपका पहले से अवेलेबल है साइन हाइपरबोलिक पी वाई। अब आपका बी एस बार पी वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब आप अपना लास्ट स्टेप लगा दीजिएगा, एक साइन इन्वर्जन, साइन इन्वर्जन फार्मूला लगा दीजिएगा। साइन इन्वर्जन फार्मूला आपका हो जाएगा बी एक्स वाई इक्वल टू बाहर 2 अपॉन पाई हो जाएगा,
समीशन पी इक्वल टू हो जाएगा 1 to इनफाइनाइट था आपका, और यहाँ आपका हो जाएगा बी एस बार पी कॉमा वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन पी एक्स। ये ध्यान रखिएगा, फाइनाइट इंटीग्रेशन वाले में फार्मूले में वैल्यू नहीं आती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। अब बी एस बार की वैल्यू आप डाल दीजिएगा, बी एस बार की वैल्यू आप डाल दीजिएगा। यहाँ से हो जाता है बी एस वाई इक्वल टू 2/बाई समेशन पी इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हो जाएगा। बी एस बार की वैल्यू में आ जाएगा बी नॉट आ जाएगा 1 माइनस 1 to दी पावर पी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा पी साइन हाइपरबोलिक पी वाई, ऊपर हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक पी वाई और साइन पी एक्स। अभी आपका आंसर आ चुका है, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा -1 की पावर में अगर आप इवन नंबर रखते हैं तो दोनों वन आपस में कट जाएंगे, तो इवन वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओड वैल्यू बचेंगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स वाई इक्वल टू 2। अगर ओड वैल्यू इवन वैल्यू रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, ओड वैल्यू रखते हैं तो 2 आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बी नॉट अपॉन पाई हो जाएगा। यहाँ समीशन में डाल देता हूँ एन इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, नोटेशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर ओड नंबर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो ये वैल्यू तो 2 बन चुकी है, ये बाहर आ गया है, बी नॉट भी बाहर आ गया है। अब साइन हाइपरबोलिक पी नहीं रहेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 2n+1 बाई, और साइन यहाँ पर होना पड़ेगा 2n+1 x अपॉन नीचे हो जाएगा पी भी नहीं रहेगा, पी की जगह सिर्फ ओड नंबर आएंगे 2n+1, और यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2n+1 बाई। और इस तरह से ये आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आंसर को बदल के इसलिए लिखा गया है क्योंकि साइन जो 1 माइनस -1 की पावर 1/b वाली जो टर्म चल रही है वो ओड नंबर के लिए तो वैल्यू दे रही है 2, लेकिन इवन नंबर के लिए वैल्यू 0 दे रही है। और इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।